हाय दोस्त, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा हो, है बढ़िया हो। ठीक है। देखो, 2-3 दिन से एक कमेंट आ रहा था मेरे चैनल पे कि सर रीजनेंस का मुझे लेक्चर चाहिए। किसके लेक्चर चाहिए? रीजनेंस का लेक्चर चाहिए। ठीक है। तो आज मैं फ्री हुआ हूँ, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इतना दिन से कमेंट जिस बच्चे को आ रहा था उसको भाई मिलना चाहिए, क्योंकि उसको भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर वो कमेंट किया है किसी टॉपिक को लेकर के कि सर मुझे इस रीजनल का वीडियो चाहिए, रीजनल का लेक्चर चाहिए, तो आज मैं उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। या जो बच्चा पढ़ना चाहता है कि रीजनल्स क्या है, या आईआईटी मेडिकल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनल से, वो सारे बच्चे के लिए क्या है सर, ये बहुत यूजफुल होगा। ठीक है। हम बिल्कुल जेई मेंस से एडवांस और नीट लेवल की बात करेंगे। जो भी मेंस में या एडवांस में या नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे टॉपिक पर हम रीजनल्स का जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो आएगा उस सब पर हम बात करेंगे। ठीक है। रीजनल्स के लेक्चर कम से कम 2 लेक्चर आपको मिनिमम हम बनाएंगे, क्योंकि कंप्लीट रीजनल्स का इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। तो 2 लेक्चर तो आपको कम से कम जाएगा ही जाएगा रीजनल्स का। ठीक है। तो आप चैनल पे बने हुए रहिए, है ना, देखते रहिए। और जिस बच्चे को जो भी डाउट होता है तो कमेंट में मैसेज किया कीजिए, या कोई भी वीडियो लेक्चर की रिक्वायरमेंट होता है कि सर इसका लेक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी आप मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बच्चा ने मैसेज किया था रीजनल्स के चाहिए, तो आज मैंने रीजनल्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रीजनल्स क्या होता है? रीजनल्स क्या होता है तो पहले समझो कि रीजनल्स है क्या, रीजनल्स पढ़ते क्यों है। भाई ये समझो कि रीजनल्स हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका जरूरी क्या पड़ा है ना। रीजनल्स आने से क्या क्या हमें फायदा मिला। देखो बाबू, रीजनल्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि मान लिया कि कोई स्ट्रक्चर, सपोज मान लो सर हमारे पास एक्स है ना, एक्स वाई जेड, मान के चलो हमारे पास एक स्ट्रक्चर, ये सर ये मान चलो ये बेंजीन है। ठीक है। ये ऐसे ये बेंजीन है। ठीक। अगर मान लिया जाए सर ये बेंजीन है ना, क्या बोलो, बेंजीन आप लोग जानता होगा इसके क्या नाम है, बेंजीन है। ठीक। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सर, ये भी बेंजीन है। बताओ क्या है, बोलो। ये भी बेंजीन है सर, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। ठीक है। तो अब बताओ, तुम इसको बेंजीन बोल रहे हो, इसको भी बेंजीन बोल रहे हो, तो दोनों कैसे बेंजीन हो सकता है? क्यों? क्योंकि सर ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, राइट। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड है, और दोनों के बेंजीन बोल रहे हैं तो दोनों तो स्ट्रक्चर सेम नहीं है ना, राइट। अगर हम ऐसे नॉर्मल लेवल पर देखें तो दोनों स्ट्रक्चर सेम तो नहीं है, राइट। तो अब बताओ कि ये मॉलिक्यूल जो है, बेंजीन कह रहा है कि हम बेंजीन, और ये मॉलिक्यूल कह रहा है कि हम बेंजीन है, लेकिन दोनों जो अपना प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब बताओ कि सर ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि सर कौन सा बेंजीन है और कौन सा बेंजीन नहीं है। तो अब इसका मतलब हमको ये पता चला कि ये अपने बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या ये भी अपने बारे में अपना प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके थ्रू से हम कंफ्यूजन में हो गए कि इसको बेंजीन बोले कि इसको बेंजीन बोले। तो कहने का मतलब, जब कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपना स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है या अपना प्रॉपर्टीज को नहीं बताता है कि हम बेंजीन ही है, ये बेंजीन है, या ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, तब हम लोग रीजनेंस को स्टडी करते हैं। सिंपल से बात समझो। आओ, अगर कोई मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए या अपना प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाए, तो हम उसमें रेजोनेंस हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब वो मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है ना। जैसे ये मॉलिक्यूल कह रहा है कि हम बेंजीन है, ये मॉलिक्यूल कह रहा है कि हम बेंजीन है। ठीक है ना। तो अब हम ना इसको बात मानेंगे ना इसको बात मानेंगे। ठीक। हम ये मानेंगे कि भैया ना तो तुम अपने आप को करेक्ट बता पा रहे हो, ना तो तुम अपने आप को करेक्ट बता पा रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? मतलब ऐसे मॉलिक्यूल में क्या चलेगा? रेजोनेंस चलेगा। जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये करेक्ट स्ट्रक्चर है कि ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, या अपना प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाए, तो समझ लो कि उस मॉलिक्यूल में क्या चल रहा है? रेजोनेंस चल रहा है। ठीक है। तो रेजोनेंस इसलिए पढ़ते हैं कि कोई किसी भी मॉलिक्यूल का करेक्ट स्ट्रक्चर जानने के लिए, है ना, करेक्ट उसका प्रॉपर्टी जानने के लिए। तो हम लोग इस दोनों में से किसी को बेंजीन नहीं मानेंगे। अब एक्चुअल बेंजीन क्या होगा वो रेजोनेंस की हेल्प से हमें पता चलेगा। ठीक है। और बात करते हैं। तो अभी हम सिर्फ ये समझे कि सर रेजोनेंस क्या है ना। अभी हम ये समझे कि सर रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस ये समझे कि रेजोनेंस हम किस लिए पढ़ते हैं। रेजोनेंस इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज हमें पता चले। ठीक है सर। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि सर रेजोनेंस क्या है। व्हेनेवर वी कैन नॉट ड्रॉ द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल।
जो हम लोग अभी बोले उसी को लिखेंगे। वेन एवर वी कैन नॉट ड्रॉ द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। चलो हम लोग लिखते चलते हैं, अभी नोट करते चलेगा। वेन एवर वी कैन नॉट ड्रॉ द ट्रू structure of the molecules or any structure of the molecule, any structure of the molecules cannot explain all the properties of it, then we say the molecule exhibits resonance. Then the molecule exhibits resonance. जब कभी भी देखो वही बात की लिखा है, whenever we cannot draw the true structure of the molecule, जब कभी भी है ना किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग ट्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, या एनी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल का कोई भी स्ट्रक्चर जो है कैनॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट, अगर अपना प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब कहने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल पे कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है बोलो, रेजोनेंस हो रहा है। तब हम कहेंगे कि देयर वी से द मॉलिक्यूल एक्सिबिट्स रेजोनेंस। तब हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल पे क्या चल रहा बोलो, रेजोनेंस चल रहा है। क्या यहां तक बात समझना? जैसे कि हम लोग बेंजीन में एग्जांपल लिए थे तो समझ लो, जैसे मान लो मान लिया जाए हमें पता चला कि सर बेंजीन है। क्या पता चला? बेंजीन। एग्जांपल के तौर पर देंगे बेंजीन है, ठीक। तो बेंजीन के बारे में हमें क्या पता चला कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन आर आइडेंटिटी। थोड़ा समझिएगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन आर आइडेंटिकल। दूसरा बात हमें बेंजीन के बारे में क्या पता चला कि बेंजीन does not behaves like normal, राइट। हमें दो बातें पता चला कि सर एक बेंजीन एक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड लेंथ जो होता है, कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होता है वो आइडेंटिकल होता है, और दूसरा बेंजीन जो है नॉर्मल एल्कीन की तरह ट्रीट नहीं होता है। जैसे ये देखिए, अभी हमने देखा था सर ये बेंजीन है, इसके बारे में हमें क्या पता चला कि ये बेंजीन जो है इस हर एक कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। लेकिन तुम खुद से बताओ, क्या ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बीच में जो है और ये जो सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन के बीच में है, कभी आइडेंटिकल हो सकता है क्या? कभी आइडेंटिकल हो सकता है? कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड का और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि ये हो सकता है ये बेंजीन नहीं है। क्यों? अगर बेंजीन होता तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या पता चला था कि कार्बन जो बॉन्ड, अगर बेंजीन है तो उसका बॉन्ड लेंथ कार्बन के क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। लेकिन कैसे हो सकता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है सर, अलग अलग होता है। दूसरा, अगर सर
बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो इसको नॉर्मल अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए था, जो कि आपको मैं बता दूं बेंजीन जो है नॉर्मल अल्कीन की तरह बिहेव नहीं करता। कहने का मतलब है या तो मैं इसको ये बेंजीन बोल लूं या तो ये कॉन्सेप्ट को सही मान लूं, या तो इसको सही मानूं या तो इसको सही मानूं। अब इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट इसके बारे में बोला गया है तो बिल्कुल सही ही बोला गया होगा। तब अगर ये मॉलिक्यूल जो है इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, रिजोनेंस होगा। क्या होगा बोलो, रिजोनेंस होगा। यही चीज तो हम लोग अभी पढ़े कि जब कोई भी मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है या अपना प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाएगा तो उस मॉलिक्यूल में क्या शो हो रहा है, उस मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बोलो, रेजोनेंस शो कर रहा है। कहने मतलब इसमें रेजोनेंस चल रहा है। ठीक, अब आइए हम लोग दो तीन टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, है ना, कि रेजोनेंस में क्या क्या चीज को हमको देखने को मिले। ठीक है, यहां तक समझ में आया। जैसे थोड़ा सा बेंजीन के एग्जांपल ले लिए तो बेंजीन के बारे में ये बातें किया गया था कि सही नहीं है, सही अगर सही हो जाता तो रेजोनेंस नहीं होता। जो बातें बोला गया था अगर इसके साथ फिट हो जाता मतलब उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। जब किसी भी मॉलिक्यूल का हमको स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज पता चल गया तो रेजोनेंस क्यों पढ़ेंगे, रेजोनेंस की जरूरी नहीं है। रेजोनेंस की जरूरी तो तब होता है जब मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये वाला बॉन्ड लेंथ ये वाला बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होना चाहिए, जो कि आइडेंटिकल है नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, तो अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए, एक्चुअली में बेंजीन है, अल्कीन की तरह बिहेव करता नहीं है, मतलब इसमें रेजोनेंस चल रहा है। ठीक है, आगे देखो। देखिए एक चीज तो समझो, देखो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है ना। whenever a pair of electron, whenever a pair of electrons, a pair of electron, a pair of electrons, whenever a pair of electrons are shared between only two atom, whenever a pair of electron is shared between only two atom, then we say the pair is localized. The pair is localized. जब कभी भी बात को समझिएगा, है ना, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कहना है whenever a pair of electron are shared between only two atoms, is shared between only two atoms, तब हम उस पेयर को क्या बोलेंगे कि वो लोकलाइज है। जैसे सपोज मान एग्जाम्पल मान लिया जाए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। बताओ अगर ये बॉन्ड है तो इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा, इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ए बी के बीच में शेयर किया गया होगा। ठीक, ए और बी मिल करके क्या है, जब बॉन्ड बनाया है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है सर, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसका, ए बी का है। अब बताओ अगर ए और बी के बीच में अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना, हमेशा ए बी के बीच में ही अगर दिख रहा, कहीं और नहीं दिख रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन है और हमेशा ए बी के ही बीच में अगर दिख रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और एग्जांपल देख लो, मान लो हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पे OH है। ऑक्सीजन में बताओ कितना लोन पेयर होता है, बोलो दो लोन पेयर होता है।
और ये दोनों नोन पर हमेशा किसके पास रहता है? बोलो ऑक्सीजन एटम के पास ही है, कहीं किसी के पास ये जाएगा नहीं। अगर नहीं जाएगा मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोलो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे? बोलो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता, कहीं दूसरे जगह किसी न किसी माध्यम से चला जाए, किसी फैक्टर से चले जाए, किसी रीजन से चले जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लोकलाइज मतलब कि जहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा वहीं पर है, कहीं और ना जाए, तो उसको बोलते हैं लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइज। अब अगला पॉइंट है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। देखो डीलोकलाइज्ड है ना, अगला ये हो गया। आगे अगला टर्म डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे? दूसरा पॉइंट डीलोकलाइज है ना। अब कह रहा है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कह रहा है whenever a pair of electron, whenever a pair of electron are shared between, है ना, between more than 2 atoms, then we say the pair is delocalized. Pair is delocalized. आइए सिंपल, वेरी सिंपल। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कह रहा है जब कभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दो या दो से अधिक एटम के बीच में अगर शेयर किया गया है तो वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? बोलो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, सपोज मान लिया जाए हमारे पास सर ए बी और सी था, किस तरह से था? मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बोलो? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ए बी के बीच में शेयर किया गया है। ए बी के बीच में क्या बोलो? लोकलाइज। अभी किसके बीच में दिख रहा है? ए और बी के बीच में दिख रहा है। अभी कहाँ दिख रहा है? ए और बी के बीच में दिख रहा है, राइट, मतलब लोकलाइज है। लेकिन आगे हमें क्या दिखा कि ए बी सी, अगला बार में क्या दिख रहा है कि ये जो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो था, जो ए बी के बीच में था, अगला बार देख रहा है बी सी के बीच में है, राइट। अभी यहां से यहां कैसे पहुंचा वो अलग से मैटर है, उस बात को तुम छोड़ दो कि सर कैसे पहुंचा और कैसे नहीं पहुंचा। बस अब फर्क इतना है कि ये इलेक्ट्रॉन अभी यहां था और अभी कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बोलो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम लोग बोलेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बोलो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अभी अभी क्या समझना सर? डीलोकलाइज्ड। अब एक बात को समझना है ना, अब एक बात समझना, जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी काफी ज्यादा होगा। क्या होगा? एनर्जी काफी ज्यादा। देखो नीट का क्वेश्चन पूछेगा कि रेजोनेंस जब करेंगे तो रेजोनेंस में हमें किस इलेक्ट्रॉन की जरूरी पड़ता है? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की जरूरी पड़ता है। रेजोनेंस में कभी भी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की जरूरी नहीं होती। वीडियो चल रहा है, कभी भी है ना लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की जरूरी नहीं होता। जब भी हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं तो रेजोनेंस हमें कैसा इलेक्ट्रॉन की जरूरी होता है? बोलो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को जरूरी होता है। ठीक, और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन वह होता है जिसका एनर्जी क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काफी ज्यादा। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन गेट्स डीलोकलाइज। किस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा? जिसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स can get delocalized. उस इलेक्ट्रॉन का कभी अगर सर्सन रीजन में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा जिसका एनर्जी क्या होगा? हाई होगा। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन गेट्स डीलोकलाइज। अब देखो एक बात और समझो, जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाई होगा है ना, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा।
क्या होगा बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बोलो, कम होगा। उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन कैन गेट्स डिलोकलाइज। दूसरा सेंस में ये कह सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कम हो, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो बोलो, कम हो। मतलब यहां भी क्या है, मतलब क्या है कि ये जो डिलोकलाइज हो रहा है, ये जो डिलोकलाइज हो रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन की जो डिलोकलाइज हो रहा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन कैन गेट डिलोकलाइज। एक चीज अगला पॉइंट भी समझेंगे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज होगा जिसके बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन electrons can gets delocalized। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, है ना, बहुत लेस होगा, है ना, बहुत वीक होगा। लेस मतलब बहुत वीक होगा, उसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। और किस इलेक्ट्रॉन के पास लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल पाई बॉन्ड के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड बताओ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। एक पाई बॉन्ड में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। आपको पता होगा कि पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड के पास कैसा होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बोलो, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वही डिलोकलाइज करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होगा कभी डिलोकलाइज नहीं करेगा। तो यहां से एक चीज और पता चला कि रेजोनेंस के लिए हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन को जरूरी होता है। क्या होता है बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन को जरूरी होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को जरूरी नहीं होता। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ये भी बात आपको समझ में आया। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि सर किस इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है। और जिसका डिलोकलाइजेशन होगा वहां पे क्या होगा बोलो, रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं द डिलोकलाइजेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूं, द डिलोकलाइजेशन of pi electron है ना, pi electron is called the resonance, क्या कर रहा है, द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डिलोकलाइजेशन किसका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन को होगा। क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा होता है। द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस, है ना। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। यहां तक समझ में आया। हाँ, कितना मिनट हुआ, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। ऑर्बिटल अप्रोच फॉर रे, ठीक है। आगे देखो, ऑर्बिटल अप्रोच फॉर रेजोनेंस। ऑर्बिटल अप्रोच फॉर रेजोनेंस। और हम लोग बात करते हैं, है ना, कि रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल के क्या अप्रोच है। यहां से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, ठीक। यहां से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, है ना। देखिएगा, सपोज मान लिया जाए हम बेंजीन पे एग्जांपल लेकर के चल रहे थे कि सर बेंजीन में कह रही कि रेजोनेंस चल रहा है, तो बेंजीन का हम लोग ऑर्बिटल अप्रोच दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, क्या सर, हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक। और ये हमारे पास बेंजीन है, पाई बॉन्ड है, ठीक। ये बेंजीन है। आप ध्यान से देखोगे तो बेंजीन के हर कार्बन जो है
बेंजीन के हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2। बेंजीन के हर कार्बन जो है sp2 है, राइट। और अगर sp2 है तो हर sp2 हाइब्रिडाइज एटम जो होता है, जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसके पास एक p ऑर्बिटल और होता है जो अनहाइब्रिड के फॉर्म में होता है, राइट। कोई भी अगर एटम sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल और होगा जो हम उसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है, हाइब्रिड के परपेंडिकुलर होता है। इसका क्या मतलब है, अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल और होगा जो कि अनहाइब्रिड जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो जो होगा ये अगर ये प्लेन में है तो इसका ऊपर होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो sp2 है तो इसका p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड एक बचा हुआ होगा जो कैसा होगा, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ये बोर्ड सर क्या है बोलो, प्लेनर है, तो ये p ऑर्बिटल जो दिख रहा है वो कैसा होगा, ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा। क्यों, अब ये 2D में है तो हम इसको ऐसे तो दिखा नहीं सकते, हमको कैसे दिखाना होगा, ऐसा दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, ऐसे दिखाना होगा। आज समझे, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो ऐसे हम परपेंडिकुलर दिखा देते हैं, 3 डायमेंशनल होता है। लेकिन बोर्ड 2D प्लेन पे है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, कैसा दिखाना होगा, 2D दिखाना होगा। अगर ये कार्बन sp2 है, इसका p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड परपेंडिकुलर है, तो सारे कार्बन sp2 है तो सबके पास एक p ऑर्बिटल कैसा होगा बोलो, अनहाइब्रिड होगा। सबके पास क्या होगा बोलो, p ऑर्बिटल क्या होगा बोलो, अनहाइब्रिड हो, बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है सर। सबके पास क्या होगा बोलो, अनहाइब्रिड होगा। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और बोलो। अब बात को थोड़ा समझना, ठीक है। अब बात को थोड़ा समझना, अगर तुम ध्यान से देखो तो बताओ, राइट। ये p ऑर्बिटल जो है एक प्लेन में आ रहा है, ये p ऑर्बिटल क्या आ रहा है, ये p ऑर्बिटल क्या एक प्लेन में आ रहा है, ठीक है। अगर प्लेन में आ रहा है, खुद समझो, अगर जब दो p ऑर्बिटल एक डायरेक्शन में अगर आता है तो वो p ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बोलो, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अभी मैंने क्या बोला कि जब दो p ऑर्बिटल है ना, जब दो p ऑर्बिटल इस तरह से, जब दो p ऑर्बिटल इस तरह से पैरेलल आएगा, एक प्लेन में आएगा, तो ये ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, क्या बनाएगा बोलो, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। हमने क्या बोला, जब दो p ऑर्बिटल पैरेलल आता है तो ये ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बताओ, ये p ऑर्बिटल यहां से ऐसे ओवर पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आ रहा है तो ये ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो बताओ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में, समझ में, ठीक है सर। अब अगर सपोज मान लिया जाए कि सर ये इधर ओवरलैप कर, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, मान लीजिए ये इसके साथ ओवरलैप किया, तो बताओ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा, जब ये इसका पैरेलल है तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ये इसका पैरेलल दिख रहा है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब ऐसे समझिए सर, क्या ये इसका भी तो एक पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो यहाँ अगर ये ओवरलैप किया, बोलो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। अगर ये वाला हम लोग प्रोबेबिलिटी लिए, ये वाला जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर ले रहे हैं, ये यहाँ ओवरलैप करेगा तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी पैरेलल दिख रहा था यहाँ भी पाई बॉन्ड बन सकता है, ये भी पैरेलल दिख रहा था यहाँ भी पाई बॉन्ड बन सकता है। चलो इसी कंडीशन को हम लोग लेते हैं, मान लिया जाए, सपोज मान लिया जाए, ठीक है। एक बात को थोड़ा देखना ध्यान से, एक बात को देखना, ठीक है सर। मान लिया जाए, एक बात को समझना, मान लो कि सर देखिए, मान लो सर ये ऐसे ओवरलैप किया, ठीक, ये बोले सर ये ऐसे ओवरलैप किया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है सर। हम यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक। ये चीज जो है, अगर ये इसका पैरेलल है तो ये भी इसका पैरेलल है, अगर ये ऐसे ओवरलैप किया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, सर हम यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया। समझ में आ रहा है, समझ में। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, सर यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक। एक कंडीशन और देखो, एक कंडीशन तुम और देखो, ठीक। मान लो कि सर अगर ये ओवरलैप कर सकता है तो सर ये भी तो ओवरलैप कर सकता है, इधर से भी तो ओवरलैप कर सकता है, ये भी तो ओवरलैप कर सकता है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से ऑर्बिटल है, मान लो आपके पास इस तरह से ऑर्बिटल है, ठीक। ये बीच वाला ऑर्बिटल के देखो, ये वाला बीच वाला ऑर्बिटल देखो, अगर इस बीच वाला ऑर्बिटल में अगर इधर ओवरलैप करने का मौका मिल रहा है तो इधर भी तो ओवरलैप कर सकता है। सिमिलरली अगर ये ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर सकता है तो इधर भी तो ओवरलैप कर सकता है ना, क्योंकि इस ऑर्बिटल के ऑप्शन का ओवरलैप करने का दोनों साइड
बट दो साइड है, इधर भी p ऑर्बिटल दिख रहा है और इधर भी p ऑर्बिटल दिख रहा है। अगर ये इधर ओवरलैप कर सकता है तो इधर ओवरलैप कर सकता है, अगर इधर ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया तो इधर भी ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकता है। तो वही हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी दिख रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल जो है इसके प्लेन में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल आ रहा है। अगर ये इधर ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बना सकता है तो इधर भी ओवरलैप करके इस साइड भी क्या कर सकता है सर, एक पाई बॉन्ड बना सकता है। तो अगला हमें कंडीशन, अगला सिचुएशन क्या दिख रहा है कि सर हो सकता है कि ऐसा भी सिचुएशन हो जाए कि ये सर इधर ओवरलैप करें तो सर यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दे, ठीक राइट। सर इधर ओवरलैप करें, ये इधर ओवरलैप करें तो सर यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाए, ठीक। और मान लिया जाए कि सर ये इधर ओवरलैप करे तो सर यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब अब बात को समझो कि अगर बेंजीन होता है, बेंजीन के पास ये पूरा पूरा इस तरह से सिचुएशन होता है कि एक ऑर्बिटल जो है दोनों साइड से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रहा है, समझ में? अगर इधर से ओवरलैप किया तो ये पाई बॉन्ड हो रहा है, इधर से ओवरलैप किया तो ये पाई बॉन्ड हो रहा है। मतलब ये ओवरलैपिंग जो है एक्चुअल में वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में होगा तो ऐसा बना, अगला डायरेक्शन में होगा तो ऐसे बना। अब बताओ कि ये वाला बेंजीन है कि ये वाला बेंजीन है, राइट। कि ये कह रहा है इधर ओवरलैपिंग कर रहा है कि हम इधर पाई बॉन्ड बनेंगे, इधर ओवरलैपिंग वाला कर रहा है कि हम इधर पाई बॉन्ड बनेंगे। तो अब जो हम है कि ना तो इसको इधर ओवरलैप दिखाएंगे ना तो इसको इधर ओवरलैप दिखाएंगे, हम लोग पूरे रिंग में ओवरलैपिंग दिखाएंगे। और पूरी रिंग ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, जब पूरी रिंग में ओवरलैपिंग होगा, जब पूरी रिंग में इधर भी ओवरलैपिंग होगा इधर भी ओवरलैपिंग होगा, एक साथ कंटिन्यू ओवरलैपिंग होगा, एक साथ कंटिन्यू ओवरलैपिंग होगा। ये ना इधर करेगा ना इधर करेगा, ये पूरा कंटिन्यू करते चलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में? और जब पूरा कंटिन्यू करेगा तो हर एक कार्बन पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, समझिएगा बात को, कि ये पाई बॉन्ड किसी भी कार्बन के पास फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है किसी एक ही ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं कर रहा, इधर भी मार रहा हो इधर भी मार रहा है, मतलब दोनों साइड पाई बॉन्ड बना रहा है। यही वजह है कि अब जो है, अब जो पाई बॉन्ड जो दिखेगा, अब जो पाई बॉन्ड जो दिखेगा आपको वो सारे डायरेक्शन में दिखेगा। इस तरह से दिखता है, बोलो इस तरह से दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से दिखता है। और जब इस तरह से दिखता है तो इसी को हम लोग बोलेंगे बेंजीन। हम लोग इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अगर इसको बेंजीन बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगा। अगर इसको बेंजीन बोलेंगे तो ये कहेगा कि नहीं मैं बेंजीन हूं। तब दोनों में से ना तो ये बेंजीन है ना तो ये बेंजीन है। रियल बेंजीन जो है सर ये वाला बेंजीन है। क्यों? क्योंकि ना तो पाई बॉन्ड इधर बन रहा है ना तो पाई बॉन्ड इधर बन रहा है, पूरे रिंग में ओवरलैप हो रहा है और पूरे रिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर जो बना है ये बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे कि भैया अगर ऑर्बिटल इधर ओवरलैप किया है तो इधर पाई बॉन्ड बन रहा है, इधर ओवरलैप किया तो इधर पाई बॉन्ड बन रहा है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड फैक्टर पर ड्रॉ किया गया है। ऑर्बिटल को प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर प्रोबेबिलिटी बेस्ड फैक्टर पर डिफाइन करके ये ड्रॉ किया गया है। बट एक्चुअल में ना तो ये बेंजीन है ना तो ये बेंजीन है। रियल में बेंजीन कौन सा है सर? ये वाला बेंजीन है कि पाई बॉन्ड हर कार्बन पे क्या है बोलो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कारण क्या है कि जब ये ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर सकता है तो इधर भी ओवरलैप कर सकता है। इसीलिए जब हम स्टार्टिंग में आपको जो बढ़ाए थे बताओ ये दोनों में से कौन सा बेंजीन है, तो ये अपना प्रॉपर्टी की एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो अभी भी देखो अभी भी प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया गया है ऑर्बिटल को बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग फैक्टर कि भैया हम इधर ओवरलैप किए तो ये बना, इधर ओवरलैपिंग किए तो ये बना। तो इसीलिए ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर जो है ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। इसी को ध्यान रखिएगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। और इसी को हम लोग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। बट ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर जो होता है, एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर जो होता है जो पाई बॉन्ड जो सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर आपका जो है रियल स्ट्रक्चर है। इस
इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? इस स्ट्रक्चर को हम लोग रियल स्ट्रक्चर बोलेंगे, और यही आपका रियल बेंजीन है, या इसको हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे हम लोग? रिजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बोलेंगे। तो आज के बाद से ध्यान रखिएगा, ना तो ये रियल बेंजीन है, ना तो ये रियल बेंजीन है, एक्चुअल में रियल बेंजीन यही है। और इसी चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से डॉटेड लाइन को हम लोग क्या दिखाते हैं जल्दीबाजी में, इस तरह से सर्कल लगा देते हैं। अगर 6 कार्बन का रिंग में सर्कल लगा देंगे तो ये क्या कहलाता है? बेंजीन कहलाता है। तो ये हमारे लिए रियल बेंजीन है, लेकिन ये हमारा बेंजीन नहीं है। तो बात समझिएगा, ये कैसा है सर? ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ना? क्या बोलूं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रिजनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये तीनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं। बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्यों? समझ में आ रहा है? हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या? ऐसा सोचा गया कि इधर ओवरलैप किया तो ये बन रहा है, इधर ओवरलैप किया तो ये बन रहा है। अब दोनों में लड़ाई हो रहा है कि भाई हम इधर वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो बेंजीन होगा, ये कह रहा है कि इधर वाला डबल बॉन्ड होगा वो बेंजीन होगा। भैया कोई बेंजीन नहीं है। तो वो लोग को जो ड्रॉ किया गया है बस है ना, ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग के बेस्ड पे किया गया है कि भैया हम इधर ओवरलैप करें तो बन रहा। बट एक्चुअल में एक ऑर्बिटल एक साइड में ओवरलैप नहीं करे, पूरे डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है। पूरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है बोलो? ओवरलैप हो रहा है, जिसकी वजह से रियल स्ट्रक्चर ये है। ये अपना प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया ना तो हम यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ना तो हम यहाँ पे पाई बॉन्ड है, हम पाई बॉन्ड पूरे रिंग में क्या है बोलो? डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए राइट। और यही वजह है कि इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? रेजोनेंस। तो ये जो पाई बॉन्ड जो ओवरलैप करके पूरे रिंग में जो घूम गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। क्या बोलेंगे बोलो? रेजोनेंस। तो बेसिकली अगर हम समझे कि रेजोनेंस क्या है, अगर हम आप समझे कि रेजोनेंस क्या है, तो आप एक लाइन में कर सकते हैं क्या है? द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स to form a pi bond. The overlapping of orbital is called resonance. Actually में क्या हो रहा है सर? ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करके क्या बना रहा है सर? पाई बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली रेजोनेंस क्या है? ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग और ओवरलैप करके एक नया पाई बॉन्ड को बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं सर? रेजोनेंस बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है? चलो, तो इस बात को हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि अब खुद से समझो, जिस मॉलिक्यूल के पास अब ये बेंजीन क्यों नहीं कहला रहा है या रियल स्ट्रक्चर ये क्यों नहीं कहला रहा है? क्योंकि इसके पास ये जो बॉन्ड जो है फिक्स हो गया। सर ये मान के चलो कि अगर हम इसको नंबरिंग कर दूं, सर इसको हम नंबरिंग कर दो, 1 2 कर दूं, तो अब ये डबल बॉन्ड 1 नंबर 2 नंबर पे है ना सर? 2 और 3 नंबर पे नहीं है सर, नहीं है ना? मतलब ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो गया। लोकलाइज मतलब मूवेबल नहीं है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहीं पर डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? समझ में? तो जिस स्ट्रक्चर के पास अगर लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है ना? रियल स्ट्रक्चर नहीं कहलाता है, या रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं कहलाता। लेकिन जिसके पास डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, मूव करने का एक टेंडेंसी है, मूव करके वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बोलो? रियल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो क्या इस बात को हम लोग लिखते हैं, है ना? दैट स्ट्रक्चर विच कंटेन लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। कुछ जो चीज हम लोग पढ़े इसको हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं, ताकि आपको याद रहे। दैट स्ट्रक्चर विच कंटेन लोकलाइज्ड, पॉइंट करके, दैट स्ट्रक्चर which contain localized bonding, but can not explain the properties of the molecules. Properties of the molecules are called theoretical
आर कॉल्ड theoretical structure और regenerative structure और canonical structure और hypothetical structure। आइए समझिए, देखिए मैं कुछ नहीं लिखा है, वही लिखा हूँ जो मैं आपको समझाया। करेक्ट, दैट स्ट्रक्चर विच कंटेन द लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, जिसके पास बॉन्डिंग क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, बॉन्डिंग क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। जैसे देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो था, देखो सबके पास बॉन्डिंग क्या था, बोलो फिक्स था। जिसके पास लोकलाइज्ड बॉन्डिंग हो जाए, और कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये अपने आप को नहीं बता पा रहा है कि मैं बेंजीन हूं, क्योंकि अगर ये बताएगा तो ये लड़ाई कर लेगा, बोलेंगे कि मैं बेंजीन हूं, मतलब ये भी लोकलाइज्ड और ये भी क्या है, अपने आप में लोकलाइज्ड है। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अभी हमने देखे रिजनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो क्या ये बात समझ में आए? चलो ये बात समझ में आए। और कोई भी जो, ठीक समझ में आए। दूसरा none of the resonating structure are the, दूसरा बात समझिएगा, none of the resonating structure are the true structure of the molecules, only it can drawn based on probability factor, ये भी बात को समझिएगा। क्या कर रहा है कि जितने भी रिजनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रिजनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे वो रियल स्ट्रक्चर तो था नहीं, वो तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर था। तो जितने भी रिजनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। इसको सिर्फ जो ड्रॉ किया गया वो किसके बेसिस पे, तुम खुद समझो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बेसिस पे। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस ऑफ, अगर पी ऑर्बिटल इधर ओवरलैप किया तो इधर पाई वन बन सकता है, इधर ओवरलैप किया तो इधर पाई वन बन सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे इसको क्या किया गया था, ड्रॉ किया गया था। बट कोई भी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये जो होता है वो कभी भी रिजनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक, आगे देखो। तीसरा, that structure which contain delocalized bonding and can explain all the properties of the molecules is called resonance hybrid। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड या हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर।
इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड या स्ट्रक्चर। अब बताओ, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है और अपना प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर। जिसको हम लोग कौन सा देख रहे थे? ये वाला है ना, जो हम लोग देख रहे थे ये वाला, कि पाइबोल जो है, पाइबोल किसी एक कार्बन के पास फिक्स नहीं है, हर कार्बन पे क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यही हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, यही हमारा रियल स्ट्रक्चर है और यही हमारा रियल क्या है बोलो? बेंजीन है। ठीक है, आगे देखना। जितने भी मान के चलो इसमें कोई एक मॉलिक्यूल है, मान के चलो कोई एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का है ना बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने या कैनोन का स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन था तो बेंजीन को दो स्ट्रक्चर दिख रहा था, अपने आप में क्या था? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। बेंजीन दो फॉर्म में दिख रहा था सर, एक पहला और दूसरा दोनों दिखे, दो स्ट्रक्चर तो बना था बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो किसी भी एक रियल मॉलिक्यूल का, एक किसी भी मॉलिक्यूल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे हो सकता है ना। जैसे बेंजीन का हम लोग दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे और बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग पे हमें दो स्ट्रक्चर मिला था, समझ में आ रहा है? एक इधर बॉन्डिंग वाला, एक इधर बॉन्डिंग वाला। उसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। मान लिया यहाँ पे ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। मान के चलो इतने सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी किसी भी मॉलिक्यूल के जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है नियरली सेम होता है। क्या होता है बोलो? नियरली सेम होता है। तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ all the resonating structure have nearly same potential energy of all the resonating structure have nearly same। ठीक है, क्या देखें? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नियरली सेम। जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी नियरली क्या होता है बोलो? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ठीक, आगे चलो। तो ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाह रहे हैं कि आपको जो है लेक्चर काफी लंबा जाए, तो आज तक रेजोनेंस का टॉपिक आज मैं स्टार्ट किया हूँ, है ना। ज्यादा अभी इसमें कुछ दिया नहीं हूँ। अभी आपको मान लो 5% भी रेजोनेंस नहीं हुआ है, रेजोनेंस का भी 95% सारे कंसेप्ट बाकी है। अभी मैं आपको सबसे समझाएगा रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, कैसे नहीं करता है, कैसे पाइबोल बनता है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको बताया। अगले लेक्चर में हम लोग जब आएंगे तो यहाँ तक जब समझ में आ गया तो इसके बाद हम लोग मेन एप्लीकेशन पे रेजोनेंस का हम लोग अभी चलेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अगर हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप वेट कीजिएगा अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही रहने देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।